लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, in fact what we should talk about is evaporation is a process, is just a process जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, वो हम रेट मेजर कर सकते हैं, रेट के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, RE। ठीक है, देखो रेट के बारे में अभी आगे जो चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम डिस्कस करते हैं, चाहे फिजिकल प्रोसेसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेसेस हो, हर एक प्रोसेस के होने का एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, गति होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ दैट प्रोसेस। जैसे इस केस में इवेपोरेशन हो रहा है तो किस गति से हो रहा है उसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है जी। तो ये किस किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट थिंग इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड किया? अभी जैसे मैंने बताया कि भाई अगर मैं 40 डिग्री पे बाहर रखता हूं, चाहे बाहर का तापमान मान लो 40 डिग्री है, वहां पे एक ग्लास रखता हूं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखता हूं, तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा। यहाँ अंदर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैं यहाँ रखता हूँ, और मान लो सर्दियों का समय है, उस वक्त 10 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, और मैं वहां पे उस वक्त उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर रखता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों में इवेपोरेशन तो होगा, लेकिन सबसे तेज होगा जब 40 डिग्री टेम्परेचर था, और उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है उस पे रेट थोड़ा सा और कम होगा, और जो 10 डिग्री पे है वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसे बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन बेसिक समझाया तो ऐसा क्यों हो रहा होगा। देखो अगर हम इनकी बात, भाई इवेपोरेट तो यही हो रहा है ना, इनकी बात करते हैं। अगर इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है। ठीक है ना, दे हैव नॉट चेंज, मतलब विद टेम्परेचर दे डू नॉट चेंज, और चेंज तो होगा भी तो नेग्लिजिबल है, हम अभी मान लेंगे कि उस पर कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। चेंज एक्चुअली किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि भाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? दैट इज द ऑपोजिंग फोर्स, जो कि एक दूसरे से दूर लेके जाती है। तो क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो सेम ही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो इसका वेपर में जाने का जो टेंडेंसी होगी, जो स्पीड होगी, वो बढ़ जाएगी, इस वजह से रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर the kinetic energy of the molecules increases, therefore the tendency or the speed with which the molecules escape to the liquid molecules escape to the vapor state increases। इस वजह से क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ओके, मैं इस वाले को मिटा रहा हूं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड से हमारा क्या है यहाँ पर तात्पर्य है? भाई नेचर ऑफ लिक्विड में हर लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम तो नहीं होगा हर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। हर एक के उसमें अलग अलग होगा। जैसे तुम अगर पेट्रोल की बात करो या पानी की बात करो और
शहद की बात करो तो पेट्रोल को तो क्या होता है कि भाई उसको तो ढक्कन बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है ना। और इसी तरीके से पानी थोड़ा सा कम गति से इवेपोरेट होता है, और शहद तो बहुत ही नेग्लिजिबल या नील इवेपोरेशन होता है उसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो पेट्रोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है ना। तो नेचर अब समझ में आने लगा होगा थोड़ा। और जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, और शहद के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो डेफिनेटली और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, उसके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी डिफर कर जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मोर डिफिकल्ट इट इज फॉर द मॉलिक्यूल्स टू गेट इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है ना। डिफिकल्ट हो जाता है उन मॉलिक्यूल्स का वेपर स्टेट में जाना, ठीक। तो नेचर ऑफ लिक्विड इस पे कैसे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे दो अपोजिंग फोर्सेज हैं, अगर हम टेम्परेचर सेम रखते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो इनकी टेंडेंसी कम हो जाएगी वेपर स्टेट में जाने की, ठीक है जी। ठीक है, थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर इज surface area of the liquid. सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, अच्छा, इसमें ना ही काइनेटिक एनर्जी का कोई ज्यादा रोल है और ना ही दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ज्यादा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। मतलब सेम लिक्विड को हम क्या करें, एक हम इस कंटेनर में रखते हैं और एक थोड़े चौड़े कंटेनर में रख लेते हैं, लेट्स से इस वाले में। अब सरफेस एरिया बढ़ गया ना, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है जी, ये बढ़ गया। लेट्स से इस तरीके से रखे हुए और यहां पे तुम्हारा बल्क हो गया। तो तुम ध्यान से देखो, यहां पे लेट्स से अगर 20 मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे या कुछ x मॉलिक्यूल्स थे, तो यहां पे y मॉलिक्यूल विच इज मोर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर देयर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हियर। सेम लिक्विड होने के बावजूद यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड इज मोर। तो जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे होंगे तो उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, वेपर स्टेट में जाने की। तो इस वजह से दे विल गेट इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। तो जो इस केस में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या ज्यादा नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल गेट इनटू द वेपर स्टेट और द गैसेस वेपर मॉलिक्यूल्स यहां पे कम होंगे, ठीक। दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ बात? यहां पे यहां तुम्हारा आ गया। चौथा जो होता है, चौथा इज दी ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, फ्लो ऑफ ड्राई एयर। ध्यान से देखो, मान लो मैं इसके ऊपर से ड्राई एयर फ्लो करवाता हूं। ड्राई एयर का मतलब क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और तमाम तरीके की जो भी गैसेस होती हैं वो है, लेकिन उसमें वाटर वेपर्स नहीं है, ठीक। अब क्योंकि वाटर वेपर्स नहीं है तो ऐसी एयर या ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर वेपर्स को अपने साथ रख ले। तो जब हम एयर ड्राई एयर को उस पर लेके जाएंगे तो यहां से इधर पे जो वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर स्टेट में, उनको वो लेके चली जाएगी। तो इनकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी वेपर स्टेट में जाने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेपर जो बने हुए थे उनको ये लेके चला गया, तो इनकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी वेपर में आने की, ठीक है। और अगर मान लो हम ड्राई एयर की जगह मॉइस्ट एयर रखते हैं तो वो कोई वेपर लेके जाएगी नहीं, है ना, तो यहाँ पे वेपर बने रहेंगे। तो इधर पे इनकी टेंडेंसी, इनकी स्पीड जो होगी वेपराइज होने की वो कम रहेगी। तो फ्लो ऑफ ड्राई एयर, तो
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ ड्राई एयर। ठीक है जी। इससे पहले वाला थर्ड वाला शायद मैंने जल्दी मिटा दिया था, इसे दोबारा लिख देता हूं। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी हैव।